हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ योर केमिस्ट्री मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। आज हम लोग जो है आगे के 151 से 200 क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ में बने रहेंगे और चैट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे साथ साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपको नोट्स या फिर क्विजेज वगैरह में पार्टिसिपेट करना है और अगर आपको नोट्स का एक्सेस चाहिए तो आप क्रेयॉन्स ऐप जो है उस पर जाके फोरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी चैनल को क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको ये अवेल हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आ गया क्वेश्चन नंबर अपना 151। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ लुइस बेस। लुइस बेसिस क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी काफी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है। इनमें से आप देखोगे BF3। BF3 तो लुइस बेस कभी हो ही नहीं सकता। इट इज अ वेरी गुड लुइस एसिड, तो ये ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गया यहाँ से। PF3 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो लुइस बेस होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? लीस्ट लाइकली। अब लीस्ट लाइकली तो BF3 ही हो गया, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट आ गया। चलो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create an aqueous solution with pH of 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, एक सेकंड, ये फिर से लैग होगा अभी। तो देखो क्या करना होगा हमको यहाँ पे। सबसे पहले पीएच हमको कितनी गिवन है? 1 गिवन है। और इसका कितना गिवन है? 1 लीटर गिवन है वॉल्यूम। हमको सॉल्यूशन कितने का बनाना है? पीएच इज इक्वल टू 2 का। और इसके लिए V2 कितना आएगा ये हमको निकालना है। तो देखो, हम इस पीएच से ना एक चीज निकाल सकते हैं। हमको एक फॉर्मूला पता होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से हम H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? माइनस, सॉरी, माइनस नहीं, इधर करेंगे हम। जब इसको माइनस को इधर ले जाएंगे तो माइनस पीएच हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ H+। जब लॉग को उधर ले जाते हैं ना तो वो 10 की पावर में चला जाता है। तो 10 की पावर माइनस का पीएच। पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, तो 10 की पावर -1 अपना H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। 10 की पावर -1 मतलब कितना होता है? 0.1 मोलर। ठीक है। ये आ गई अपनी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन किस सॉल्यूशन की? इस ए वाले सॉल्यूशन की। इसको हम लोग बी बोल देते हैं, इसको हम लोग ए बोल देते हैं। ठीक है। अगर इसकी हमको कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है तो हम यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी मोलैरिटी में ही है तो हम यहाँ से M1 लिख देंगे। क्या? 0.1 मोलर। अब बस हमको सिंपल इक्वेशन बनानी है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है? 0.1 इंटू V1 कितना है? 1 लीटर। M2 कितना है? M2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकाल ही लेते हैं। पीएच अगर हमको 2 गिवन है तो यहाँ से सिमिलर करने पे 0.2 ही आ जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, 0.01 आएगी, सॉरी, क्योंकि 10⁻⁻² हो जाएगा तो 0.01 आ जाएगा। 0.01 इंटू V2। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे V2 के लिए, इसको इधर ले जाओगे, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01, तो V2 देखो आ जाएगा 10 लीटर्स। इसका मतलब जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V2 सॉल्यूशन का वो हो जाएगा 10 लीटर्स। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? कितना लीटर पानी और ऐड करना पड़ेगा। देखो, इसका वॉल्यूम ऑलरेडी 1 लीटर था और जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 10 लीटर होगा। तो हमको टोटल कितना ऐड करना बाकी है अभी इसमें? 9 लीटर्स। तो इस तरीके से आंसर अपना आ जाएगा डी, विच इज 9 लीटर्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सा ही क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्या पूछा है? द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। अगर आपको क्रोमेट आयन पता है क्या होता है तो CrO4 2-, दिस इज कॉल्ड क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके ऊपर, पूरे के ऊपर 2- चार्ज होगा, तो आंसर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। करेक्ट आंसर यहाँ से बी आ जाएगा।
साथ साथ में आप लोग भी आंसर करते रहेंगे। अगला क्या क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कैन बी अचीव्ड बाय मैंगनीज। देखो सभी को पता है मैंगनीज जो है वो KMnO4 में अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर लेता है, जो कि होती है +7। तो करेक्ट आंसर यहाँ से +7 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस आर गिवन, व्हिच वन इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। अच्छा, सिंपल सा -M इफेक्ट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इनमें से SO3H भी अच्छा -M है, COOH भी -M है, साइनो भी -M है, नाइट्रो भी है। लेकिन इनमें से जो सबसे पावरफुल -M रखने वाला होता है ना, वो एक्चुअली नाइट्रो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 156, अ सॉल्यूशन ऑफ -1 chloro 1 phenyl ethane in toluene racemizes slowly in the presence of small amount of SbCl5। देखो कुछ नहीं है, इस तरीके से कंपाउंड दिया हुआ है, ये क्लोरीन, इसकी कुछ भी स्टेज हो सकती है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इथेन 1 फिनल, ठीक है, ये सब हो गया। ये स्लोली रेसेमाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5 कुछ इस तरीके से में। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जैसे ही इसमें SbCl5 हम लोग डालते हैं, तो ये इस तरीके से रेसेमाइज होना स्टार्ट कर देता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो SbCl5, SbF5, ये जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे सुपर एसिड्स होते हैं। सुपर एसिड का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर ये क्लोरीन को ना ये अपनी तरफ खींच लेता है, और SbCl6- में खुद कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर एक कार्ब कैटायन का जनरेशन कर देता है थोड़ी देर के लिए। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, वो जो क्लोरीन इसने एक्सेप्ट किया था, फिर से वो क्लोरीन डोनेट कर देगा और दूसरी स्टीरियो में आके वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस चली उसमें इंटरमीडिएट कौन सा आया, कार्ब कैटायन आया, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन। देखो ये अपना ट्रांस टू ब्यूटीन है, इसमें जब मैं Br2 ऐड करूंगा, तो चाहे मैं किसी भी तरीके से ऐड करूं, मेरे को एक ही आइसोमर ऑब्टेन हो पाएगा, क्योंकि Br2 का एडिशन हमेशा सिन मैनर में होता है ना। ब्रोमीन ब्रोमीन ये दोनों सेम साइड से ही अटैच हो सकते हैं, तो कुछ भी कर लो आप, एक ही आइसोमर मिलेगा आपको। तो करेक्ट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगला क्या देखो, साइक्लोहेक्सीन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स कंपाउंड ई। कंपाउंड ई ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH यील्ड्स कंपाउंड एफ। कंपाउंड एफ क्या है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है वो। सिंपल दिया हुआ है, देखो साइक्लोहेक्सीन, ओजोनोलिसिस कराया और जिंक डस्ट करा दिया, तो देखो ओजोनोलिसिस से और जिंक डस्ट से हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, कुछ एल्डिहाइड टाइप का ऐसे मिल जाएगा। ठीक है। कंपाउंड ई ऑन फर्दर ट्रीटमेंट इज एक्वस KOH यील्ड कंपाउंड एफ। यहाँ से इसने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करा दिए, तो जब आप प्रोडक्ट बनाओगे उसका, तो आपको एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि ए ऑप्शन में ही करेक्टली दिया हुआ है। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स CrNH3 का होल फोर Cl2। अच्छा, तो देखो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। क्रोमियम +2 दिया हुआ है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर 2- होता है। क्रोमियम +2 का मतलब क्या है, क्रोमियम क्या होता है, देखो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d5 4s1। इसमें से +2 जब हो जाएगा तो ये 3d4 हो जाएगा। 3d4 में सभी वीक लिगेंड्स हैं, तो 3d4 में सारे के सारे अनपेयर्ड ही रहेंगे कुछ इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जो अपना मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्पिन ओनली का, वो क्या होता है, √n n+2। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 4 × 4 + 2, 4 × 6, √24 आ जाएगा, जो कि √25 के थोड़ा सा ही कम है, मतलब 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी, है ना। इसका मतलब 4.9 4.89 जितनी वैल्यू आएगी, विच इज करेक्टली मेंशन्ड इन ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, द रिएजेंट यूज्ड इन डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन पता है, देन वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे बी। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए नेम रिएक्शंस और ऐसी कॉमन रिएक्शंस आपको हमेशा देख के जानी। अ बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन एज फॉलोइंग, जिंक प्लस Ag2O प्लस H2O करके इक्वेशन बना रखी है। हाफ सेल पोटेंशियल दे रखा है, देखो E0 = -0.76 एक का,
दूसरे का दे रखा है ई नॉट इज इक्वल टू 0.34। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, कैथोड और एनोड को पहचान लो। उसके बाद देखो सिंपल सेल का पोटेंशियल ही पूछ रहा है, तो जो भी कैथोड बनेगा और जो भी एनोड बनेगा उन दोनों में से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लेकिन इसमें एक चीज में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, वो क्या, इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। हमको क्या ऐसी इक्वेशन लगानी है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ कैथोड माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ एनोड। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? एन एफ ई नॉट। हमको यहाँ पर इस एन का बहुत जरूरी काम है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। अब डेल्टा जी नॉट को कैसे लिखूंगा? एन एफ ई नॉट। और बाकी इसको कैसे लिखूंगा? एन एफ ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और अपना जो भी आंसर है वो आ जाएगा आराम से। करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा डी। चलते हैं आगे। इस वाले क्वेश्चन में आप इन दोनों को सिंपली प्लस भी कर लेते ना तो भी आंसर आ जाता, बट जो यूजुअली जो हम तरीका अपनाते हैं वो ये वाला अपनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा हुआ है और रेडॉक्स का मिक्स करके पूछा हुआ है थोड़ा सा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है काम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन करता है ना, और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वाले में क्रोमियम+3 क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए वैल्यू है -0.74। इस वाले में Mn+5 से +7 से +2 में जा रहा है, जिसके लिए वैल्यू है पॉजिटिव। अगर यहाँ पर कन्वर्जन के लिए ही वैल्यू नेगेटिव आ गई, देखो +3 से प्लस मतलब +3 से 0 जाना मतलब रिडक्शन ही, मतलब क्रोमियम+3 खुद का जब रिडक्शन कर रहा है तब उसके लिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, विच इज नॉट फेवरेबल। इसके लिए ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है +7 से +2 जाने पे। सो दिस इज द वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? MnO4 2-। अच्छा, इसमें आपको Mn+2 आंसर नहीं कर देना है, पता चला Mn+2 करके आ गए। Mn+2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, Mn+7 है। Mn+2 की तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही बहुत ज्यादा कम हो गई ना। ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सामने वाले से, और तभी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को क्लियर रखना है हमें। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Plots showing the variation of rate constant k with temperature T are given below. The plot that follows Arrhenius equation. देखो Arrhenius equation का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। जब आप इसका नॉर्मल प्लॉट बनाओगे, जब मैथमेटिक्स में हमको वो प्लॉट आ जाता है तो वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन क्या देखा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा सॉल्यूशन से थोड़ा सा दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। हाइड्रोफिलिक की क्या प्रॉपर्टी नहीं होती है देखो? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेस कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड, coagulation is reversible, viscosity and surface tension are nearly same that of water, the charge of particle depends on pH of medium, it may be positive or negative 0। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन सेम नहीं होते, वाटर के बराबर नहीं होते, थोड़ा सा चेंज आता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स्ट्रा प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। तो इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये पी ब्लॉक से उठा के दे दिया है इन्होंने गलती से। बेरियम नाइट्राइड को जब हम हीट करते हैं तो एकदम प्योर N2 ऑब्टेन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपॉन स्टैंडिंग। हाँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। जब आप नाइट्रिक एसिड की जो वेसल होती है उसको भले ही बंद भी करके रखते हो तो भी वो थोड़ा येलोइश कलर का फॉर्मेशन, येलोइश कलर का दिखने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रो गैस जो है वो थोड़ी सी बनने लग जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73, magnetic moment of 1.73 will be shown by which one among the following। तो हमको इसमें सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लेने और उससे हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। देखो Ni यहाँ पर किस में है? Ni +2 में है, Ti +4 में है,
CO+2 में है और कॉपर +2 में। देखो कॉपर +2 तो D9 हो गया, है ना। D9 मतलब 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। कॉपर प्लस CO2 प्लस मतलब 7 होता है, D7 हो गया। Ti+4 स्कैंडियम टाइटेनियम, तो D2, तो ये तो जीरो हो गया, ये तो D0 हो गया, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। Ni+2 कितना होता है, Ni+2 होता है D8। सभी के अंदर जब आप अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे, देखो D7 में ये वीक फील्ड लिगेंड में है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 और 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे। इसके अंदर तो जीरो होगा, तो इससे तो हो ही गया केस खत्म। D8 के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओनली फॉर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जब आप 1 1 + 2 का फॉर्मूला पुट करोगे तो यहाँ से √3 की वैल्यू आएगी, तो करेक्ट आंसर अपना डी आ जाएगा, कॉपर वाला। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 168। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड आयन इज डायामैग्नेटिक। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। लैंथेनाइड आयंस में जनरली सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन Eu+2 जो है वो होता है अपना डायामैग्नेटिक। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन EDTA का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो आपको याद भी होना चाहिए। EDTA इज अ वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, और उसका स्ट्रक्चर ये होता है। देखो डाई अमीन आ गए विथ इथाइलिन ग्रुप, CH2 इथाइलिन ग्रुप भी आ गया, और टेट्रा एसिटिक एसिड, तो ये अपना EDTA का करेक्ट स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अच्छा हाँ, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है। ये जो है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्टेट्स में वैल्यू कौन सी ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं। इससे आपको जनरलाइजेशन मिल जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस दैट अकर्स इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये क्वेश्चन है ना, देखने में आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें कितनी एल्डोल हुई होगी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। हम बोलेंगे चाहे जितनी भी हुई हो, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। जितने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही तो एल्डोल हो सकती है। तो इसके पास 3 ही है, इसका मतलब इसमें 3 एल्डोल ही हुई होगी। हो गया आंसर, सिंपल हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 172 क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन हीटिंग विथ अमोनिया गिव्स बी। ओके, ऑन हीटिंग बी गिव्स सी, सी इन प्रेजेंस ऑफ KOH विथ Br2 गिव्स CH3CH2NH2, तो ए क्या होगा। देखो हमें इसमें थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा। CH3CH2NH2 जो है वो अपना फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ से, है ना। इस फाइनल प्रोडक्ट से पहले क्या चीज रही होगी, KOH Br2 हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, तो मतलब यहाँ पर एक अमाइड रहा होगा, CONH2, कुछ इस तरीके से। ये क्या है अपना, ये है सी। अब सी को किससे बनाया होगा इन्होंने, बी की हीटिंग की वजह से। बी को जब हीट किया होगा तब सी बना होगा, और ए को रिएक्ट करके इन्होंने पहले बी बनाया होगा। तो ए पक्का ही एक एसिड रहा होगा जिसको इसने अमोनिया से रिएक्ट करा और फिर इसका अमाइड कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल आप एक 1 2 3 कार्बन का एसिड चूज कर लो जो यहाँ पे गिवन होगा। हाँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 173, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल सबको ही याद होना चाहिए, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके। बाकी देखो जितने भी मोनोसेकेराइड्स वगैरह होते हैं वो सारे भी रिड्यूसिंग होते हैं, और अपने जो बाकी के डाइसेकेराइड्स है वो भी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। सिर्फ सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा अगला फिर से बायोमोलिक्यूल्स। लैक्टोज इज कॉमनली नोन एज, लैक्टोज का कॉमन नेम क्या है। केन शुगर तो है अपना सुक्रोज का, है ना। इनवर्ट शुगर भी सुक्रोज का ही है। माल्ट शुगर होता है मैल्टोज के लिए। लैक्टोज से होता है मिल्क शुगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 175 क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल होता है। द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म गिव्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो डेरिवेटिव, whereas the reaction of phenol with bromine water yields a tri substituted bromo derivative of phenol। बिल्कुल करेक्ट इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर, दोनों के दोनों स्टेटमेंट से एकदम करेक्ट है।
ठीक है। हाँ, अगर आपको नोट्स या फिर क्विज़ेस का एक्सेस चाहिए तो आप क्रेयॉन्स पे जाके इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फोरेंसिक साइंस का क्रियांशी क्लब को, और उससे आपको एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है, तो आपको अगर वो रिजॉल्व करना है तो आप मैम के साथ जो है 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं, तो इसमें आपको कंप्लीट करियर गाइडेंस मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 176। हमको मैच करना है रिएजेंट्स को उनके रिलेटेड कंपाउंड्स के साथ। तो देखो, जिंक डस्ट हीट दे रखा है, Na2Cr2O7 दे रखा है, एक्वस NH NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म दे रखा है, और NaOH CO2 H प्लस दे रखा है। तो इसमें अगर आपको रिएजेंट्स का आइडिया होगा तब आप आराम से कर लोगे। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये जो बी वाला है, ये रीमर टिमैन रिएक्शन को इंडिकेट करता है, और रीमर टिमैन रिएक्शन में सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो मुझे पता चल गया बी का 3 होगा। अब मुझे इन सारे ऑप्शंस में से बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, विच इज सी। तो डायरेक्ट आंसर मैंने सी ही टिका दिया, बाकी को देखा ही नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारों को नहीं आइडिया लगता है, तो मैं ए ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ए ऑप्शन में पहले बेस दिया हुआ है, फिर CO2 दिया हुआ है, फिर H प्लस दिया हुआ है। तो इसके अंदर एक एसिड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि CO2 का एडिशन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज बन के, और फिर H प्लस से प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो ए का अपने आप ही फोर्थ हो जाएगा। देखो, ए का फोर्थ सिर्फ दो ही ऑप्शन में था, इससे आप 1 और 2 को एलिमिनेट कर देते, और फिर बी ऑप्शन से एक ही ऑप्शन आ जाता अपना सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 177। द मेजर प्रोडक्ट डी फॉर्म्ड इन दिस सीक्वेंस क्या होगा? CH3OH में SOCl2 डाला, क्या बन जाएगा भाई? CH3Cl। KCN डाला, क्या बन जाएगा? CH3CN। इसको NaHG और ETOH में रिड्यूस कर दिया, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2NH2। CH3CH2NH2 को फिर क्या कर दिया? डाईएजोटाइजेशन वाला रिएक्शन कर दिया, है ना। NaNO2 प्लस HCl से डाईएजोटाइजेशन हो जाता है, और फिर सेकंड स्टेप में वाटर डाल दिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? एक अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2OH, विच इज करेक्टली मेंशन्ड इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 178। फेलिंग ए सॉल्यूशन क्या होता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, फेलिंग ए सॉल्यूशन इज एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद 2 पेंटेनॉन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। तो देखो, एसीटोन होता है कुछ इस तरीके का, है ना, CH3CH3। इसको रिएक्ट कराया हुआ है 2 पेंटेनॉन से, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। 5 कार्बन का ये है और 3 कार्बन का ये है। इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इनमें से जो एक प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो है अपना सी वाला। ठीक है, ये आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 180। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कोहल। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? when aldol condensation is carried out between two different aldehydes, it is called cross aldol. Ketones do not give this reaction. Ketones do not give this reaction. This is not correct. पहला थोड़ा सा ठीक बोला था, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, भाई कीटोन्स भी दे ही देते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। यहाँ से अपना ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 181 क्या बोल रहा है? फिर से सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे दिए, देखो बहुत सिंपल है। CH3CH2I, NaCN डाला, CH3CH2CH2CN बन गया। 1 2 3 कार्बन से देखो, 1 2 3 कार्बन हो गए, एक साइनो आ गया। उसके बाद OH माइनस एंड पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जैसे ही करूंगा, मैंने लाइव लेक्चर्स में भी समझाया है अच्छे से, CH3CH2CH2 अमाइड बन जाता है। जब आप इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पर अमाइड ही रह जाता है। जैसे इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तब इसमें एसिड बनता है। अब अमाइड में जब इसने हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन कर दी विथ NaOH एंड Br2, तो यहाँ से एक CO हट जाएगा और अपने पास सिंपल 3 कार्बन का अमाइन आ जाएगा, विच इज कॉल्ड एज प्रोपाइल अमाइन। तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये तो हमने किया हुआ है पहले शायद, पी के बी वैल्यूज का है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 183।
अच्छा ये भी बहुत सिंपल है। प्रोपेन अमाइड दिया हुआ है, प्रोपेन अमाइड क्या होगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, है ना, मेथ इथ प्रॉप, इस तरीके का होगा प्रोपेन अमाइड। इसकी जब एथेनॉलिक NaOH and Br2, वही अगेन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करेंगे तो इससे CO भाग जाएगा यहाँ से, और बन क्या जाएगा, सिंपल CH3CH2NH2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ से, मिथ इथ इथाइलमाइन, ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 184 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया है, ये भी मैंने लाइव लेक्चर्स में पूरा डेप्थ में करवाया हुआ है कि जब यहाँ पर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है तब ऑर्डर में क्या चेंज आता है, और जब यहाँ पर इथाइल सब्स्टिट्यूशन है तब ऑर्डर में क्या चेंज आता है। तो देखो, मिथाइल के केस में जो ऑर्डर रहता है वो रहता है 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, और जब इथाइल आ जाता है तब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। अभी यहाँ पर मिथाइल वाला है तो 213 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में मेंशन्ड है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 185, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन इज दिस वन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li प्लस टू आयन। रेडियस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। तो देखो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, Z² बाय N इंटू 0.529, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। इससे आप पहले R1 निकालोगे, देन R2 निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे। एक के लिए Z की वैल्यू, Z क्या है यहाँ पर, बेसिकली एटॉमिक नंबर है ना, और N क्या है, N है अपना नंबर ऑफ शेल्स, जो भी शेल्स दिया हुआ है। जैसे इसने बोला है सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसने बोला है थर्ड के लिए तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी R2 के लिए, Z² बाय N इंटू 0.529। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, कंपेयर करोगे, फिर आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी, N² बाय Z होता है, Z² नहीं होता है, N² बाय Z होता है। इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसको ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। N² बाय Z, बाकी सब ठीक है। बाकी आप दोनों को कंपेयर करके जब आंसर निकालोगे तो आपका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, 158.7। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होता है इतनी फ्रीक्वेंसी पर, तो वेवलेंथ क्या होगी। अरे भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। इसको अप्लाई करो, सिंपल मैथमेटिक्स है, दोनों को डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। न्यू गिवन है, सी गिवन है, लेमडा निकालना है, आराम से निकल जाएगा डिवाइड करके, जो भी आएगा वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। हमको पता है एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होती है, इन दोनों की, DZ² एंड DX² - Y²। क्वेश्चन नंबर 188 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। देखो n की वैल्यू 3 दे दी, l की वैल्यू 1 दे दी, l की वैल्यू 1 का मतलब p ऑर्बिटल है ना। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने फिल हो सकते थे, 6 हो सकते थे। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ओनली फॉर ऑर्बिटल, नॉट फॉर सब शेल। अगर ये इस कंप्लीट सब शेल के लिए बोलता था तब हम यहाँ पर लिखते कि भाई टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते थे, लेकिन ये बोल रहा है कि ओनली फॉर वन ऑर्बिटल में कितने फिल होंगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 2। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 189, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ओके ओके ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं आती है, बाकी सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ही है। कोवेलेंट बॉन्डिंग एक म्यूचुअल फोर्स होता है जो कि एटम्स के बीच में लगता है, वो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का ऐसे डायरेक्ट पार्ट नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत ही वीक फोर्सेज होते हैं, इसलिए डी नहीं आएगा, बाकी सारे करेक्ट हैं। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ई भी करेक्ट है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका बी आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये तो शेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। NH3Cl(F3) PCl5 BrF5। देखो NH3 को पकड़ लेते हैं, NH3 होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ए का 3 हो गया, ए का 3, ए का 3, ए का 2 नहीं होगा, ए का 4 भी नहीं होगा। बी का फोर्थ हमको ऑलरेडी पता चल गया, सी और डी में से एक का पता लगाना है। तो PCl5 का शेप कैसा होता है, PCl5 और BrF5।
हाँ, बी ऑप्शन क्या क्या है, 2 और 1 है। ओके, BRF5, 1 2 3 4 5, अच्छा स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा ये, डी का हो जाएगा 1, तो डी का 1 मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 191, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स एंड pi bonds आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 sp2 तो ये हो गए, ये तो sp है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो टोटल 7 तो कार्बन एटम्स ऐसे हो गए जो sp2 हाइब्रिडाइज है। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गए, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गए, कितने हो गए, 3 2 5 और एक यहाँ पर 6, तो 7 6 इज द करेक्ट आंसर। XZF2 का शेप कैसा होता है, सभी को पता होना चाहिए, XZF2 इज लीनियर इन शेप, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये बोल रहा है इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4। अगर 4 पाई बॉन्ड्स हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे उसमें, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखो, 3A to 2B जा रहा है, द एवरेज रेट ऑफ अपीरियंस इज गिवन बाय दिस, करेक्ट रिलेशन बिटवीन अपीरियंस ऑफ बी विथ डिसअपीरियंस ऑफ ए। देखो सिंपल स्टोइशियोमेट्री हमको मेंशन करी हुई है, हमको स्टोइशियोमेट्री से ही पता लगाना है। अपीरियंस ऑफ बी, डेल बी बाय डेल टी हो जाएगा, और इसके आगे क्या आएगा, देखो 2 आएगा, इज इक्वल टू -3 डेल ए बाय डेल टी, क्योंकि ये खत्म हो रहा है और ये फॉर्म हो रहा है। तो यही इक्वेशन बनेगी, देखो क्या आएगा, -3 बाई 2 है। और हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, द एवरेज रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ ए, मतलब हमको यही पूछा गया है। तो इस 3 को हमको नीचे भेजना पड़ेगा, 2 डेल बी बाय डेल टी, और बाय 3, 2/3 आना चाहिए, 2/3 इज करेक्ट, ये आ जाएगा। The rate constant for a first order reaction is this one, the time required to reduce। अरे तो बहुत सिंपल है, सिंपल आपको K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी, लॉग ऑफ A0/A निकालना है। A0/A का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, तो K की वैल्यू हो गई, सिंपल आपको यहाँ से टाइम निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सॉल्व करना आराम से, आंसर आपका बी यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ दिस, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 20 ग्राम टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। अगेन ए नॉट गिवन है, और अपने को ए भी गिवन है, और क्या दे रखा है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट अपने को यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अगेन फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमको यहाँ पे पता लगाना है कि इनमें से न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक कौन सा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अपना जो जिंक ऑक्साइड होता है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। NO इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, CO2 आपको पता ही होना चाहिए एसिडिक होता है। देखो CO2 के साथ जैसे ही आप वाटर की रिएक्शन कराते हो, कार्बोनिक एसिड करके एक एसिड जनरेट होता है ना, जो कि अपने कोक वगैरह में भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए करेक्ट ऑर्डर गिवन बिलो, 4 एलिमेंट्स के लिए दिया हुआ है, तो हमारे को बताना है करेक्ट कौन सा है। कार्बन तो सबसे लीस्ट आ गया, ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत कब आएगी जब आपको निकालने के लिए, तब आपको, जब आपको फ्लोरीन से निकालना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद आएगा नाइट्रोजन। वाई नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड स्टेबल, इट हैज P3 इलेक्ट्रॉनिक configuration, that's why correct answer is D। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, देखो Fe2+ में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, तो Fe में कितने होते हैं, 3d6 4s2। Fe2+ में क्या हो जाएगा, 4s2 के इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे और 3d6 ही बस रह जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d में। अब p इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के अंदर तो 7 होते हैं, नहीं 5 होते हैं, सॉरी,
2p5, है ना, 5 हो जाएंगे। डी इलेक्ट्रॉन इन Fe, ये इसके इक्वल है, बिल्कुल इसके इक्वल है। आयरन के और आयरन 2+ दोनों के अंदर ही डी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ से ए नहीं आएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 200 क्या बोल रहा है, द स्पीशीज आर्गन K+2 एंड Ca+2 कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच ऑर्डर डू द रेडियाई इंक्रीज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा रेडियस छोटा होगा। कैल्शियम 2+ का सबसे छोटा होगा, उसके बाद पोटेशियम का आएगा, उसके बाद आर्गन का आएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा बी। और बस इतने ही क्वेश्चंस थे। तो और अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मैम के साथ ये बुक कर सकते हो, इनका जो सेशन होता है उसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, एग्जाम बहुत ही करीब है। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।